और परी BSTC। तो आज हमारा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पाठ चल रहा है राजस्थान जीके में। आज लगभग ये चौथी क्लास है। क्लास का पहला प्रश्न है, राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक है। यानी राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक है। हम मैप में देखेंगे, जैसे ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है। इसमें क्या पूछा, इसमें कि राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक है। यानी उत्तर से, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो कहां से कहां तक है। ये ऊपर में यहाँ क्या है, गंगानगर जिला है, यहाँ हमारा गंगानगर जिला है और ये हनुमानगढ़ है। तो गंगानगर का जैसे कोणा गांव गंगानगर यहाँ है, ऊपर बिंदु है, उत्तरी बिंदु है कोणा गांव। कौन सा है, कोणा गांव गंगानगर। कोणा गांव गंगानगर से यहाँ बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है। कोणा गांव गंगानगर से यहाँ बोरकुंड गांव है, बोरकुंड गांव। यानी कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक उत्तर से दक्षिण की सीमाएं है। ओके मित्रों, यहाँ उत्तर है और यहाँ दक्षिण है। कहां से कहां तक है, कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक है। यानी कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक विस्तृत है। यानी कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक उत्तर से दक्षिण की सीमाएं लगी हुई है। ओके मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। उत्तर में यहाँ गंगानगर है और यहाँ बांसवाड़ा है। तो गंगानगर का कोणा गांव है और बोरकुंड यानी बांसवाड़ा का गांव है। तो कोणा गांव उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश सबसे बड़े जिले कौन से क्षेत्र में हैं। यानी राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश सबसे बड़े जिले कौन से क्षेत्र में हैं। कौन से क्षेत्र में हैं, पश्चिमी क्षेत्र में हैं। कौन से क्षेत्र में हैं, पश्चिमी क्षेत्र में हैं। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे राजस्थान में, जैसे राजस्थान है, ये राजस्थान में क्या है कि ये पश्चिमी भाग है, ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो जिले हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले आते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं हम बात करते हैं। जैसे यहाँ बीकानेर है और जैसलमेर है, जोधपुर है और बाड़मेर है। ऐसे जिले हैं, जैसलमेर है। तो ये जिले हैं, ये सबसे बड़े जिले, पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़े जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं हम नोट करते हैं। कौन कौन से जिले हैं कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, ये सबसे बड़े जिले हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। ये हमें पूछा है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश सबसे बड़े जिले, यानी अधिकांश सबसे बड़े जिले कौन से क्षेत्र में है, तो पश्चिमी क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र हमारा आंसर है, पश्चिमी क्षेत्र में है। ये हमें ध्यान रखना है, पश्चिमी क्षेत्र हमारा आंसर है विद्यार्थियों। आगे तीसरा प्रश्न है, राज्य के उत्तरी पश्चिमी भूमध्यरेखीय भाग की ढाल किस ओर है। यानी राजस्थान के
उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का ढाल किस ओर है, ये बताना है हमारे को। जैसे राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की ढाल पूछा है इसमें, तो उत्तरी पश्चिमी ये उत्तरी है और ये पश्चिमी है, इसकी ढाल किस ओर है, इसकी ढाल बतानी है किस ओर है। तो किस ओर है मतलब इसकी उत्तरी पश्चिमी ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी की ओर है, यानी उत्तर पूर्व यहाँ पर है, यानी ये इसकी ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी की ओर है, ये दक्षिणी है और ये पश्चिमी है। ओके मित्रों, यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, यानी उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। इसकी ढाल पूछी है इसने, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की ढाल पूछी है, तो किस ओर है, इस जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है इसकी ढाल इस ओर है, इस ओर है, इस ओर है, तो कौन सी साइड में होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर है, यानी हमारा आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर। हमारा आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की ढाल विस्तृत है, ये हमें याद रखना है। चौथा प्रश्न है राजस्थान के दक्षिणतम की ओर, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार कितना है, यानी राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर, यानी दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार कितना है, यानी राजस्थान के, ये पूछ रहा है कि राजस्थान के उत्तरी, यानी उत्तरी दक्षिणतम और उत्तरी छोर, यानी दक्षिणतम और उत्तरी छोर का अक्षांश विस्तार कितना है, अक्षांश विस्तार कितना है। हमने पढ़ा था कल, देखें इसका अक्षांश विस्तार है कुल, जैसे अक्षांश विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है राजस्थान, ये देखना है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। ये पूछ रहा है कि छोर के मध्य अक्षांश विस्तार कितना है, अक्षांश विस्तार यानी इसका अंतर कितना है, अंतर इसका है यानी 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 है यहाँ पर, तो 33 डिग्री 12 से 23 डिग्री 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7 डिग्री 9 मिनट, यानी जैसे 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 3 गए, 23 डिग्री 3 मिनट गए, कितने रह गए, यानी 9, 12 में 3 के 9 और मिनट और इसमें से गए 7, यानी 7 डिग्री 9 मिनट, यानी कितना है, यानी दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट है। हमारा आंसर है 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। ओके मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। तो दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश विस्तार है, ये हमारा आंसर है। आगे 5वां प्रश्न है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक फैला हुआ है, यानी थार का मरुस्थल है, इसका विस्तार किन राज्यों में फैला हुआ है। तो थार का मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है, राजस्थान में सर्वाधिक फैला हुआ है। ये किन राज्यों में फैला हुआ है ये बताना है। तो किन राज्यों में फैला हुआ है, यानी गुजरात, यानी ये क्या है, राजस्थान से हम देखेंगे कि किन राज्यों में फैला हुआ है। ये यहाँ जैसे राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पर क्या है, गुजरात है, यानी गुजरात में है ये, और यहाँ अपना राजस्थान आ गया, राजस्थान में भी ये फैला हुआ है, राजस्थान में भी फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पंजाब है, तो पंजाब में भी फैला हुआ है, यहाँ हरियाणा है, तो हरियाणा में भी फैला हुआ है। तो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है मित्रों, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा,
इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में फैला हुआ है। हरियाणा में फैला हुआ है, ये में ध्यान रखना है। यानी 4 राज्यों में फैला हुआ है। यानी ये भूस्थल कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में फैला हुआ है, ये में ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो कौन कौन से राज्यों में है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य में फैला हुआ है। आगे हमारा छठा प्रश्न है, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है? यानी बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है? तो विद्यार्थियों, क्या कहलाती है? बाड़मेर में 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यानी 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। ओके मित्रों, 56 की पहाड़ियां यानी बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां हैं, इसको 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आगे 7वां प्रश्न है, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कौन से जिले में पड़ती है? तो ये हमें बताना है कौन से जिले में पड़ती है। तो एक तो विद्यार्थियों, आपको मैप का अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि मैप में कौन कौन से जिले कहां पर है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूं कि मैप का अध्ययन अवश्य करें मित्रों, मैप का अध्ययन अवश्य करें। जैसे ये राजस्थान है, इस राजस्थान में यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, यहाँ से जैसे बांसवाड़ा से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच से कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। तो सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की जैसे ये सूर्य है, इसकी क्या है? सीधी किरणें तो पड़ती है कर्क रेखा पर, सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर, और यहाँ से फिर कर्क रेखा पर किरणें पड़कर उससे ऐसे तिरछी होती है। तो यहाँ पर क्या है हमारा अंतिम बिंदु, यानी हमने पढ़ा था पिछले प्रश्न में, कोणागांव गंगानगर, यानी गंगानगर जिला है। यहाँ पर कौन सा जिला है? गंगानगर है। तो यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पर पड़ती है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर पड़ने के बाद किरणें ऐसे तिरछी होती है और फैलती है, और गंगानगर पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। प्रश्न पूछा जाए कि तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो गंगानगर में, और सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, तो बांसवाड़ा में पड़ती है। ओके मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न है कि तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। ओके मित्रों, ये गंगानगर में पड़ती है। एक मैं और बता देता हूं आपको, गंगानगर से क्या है, एक जिला नया बना है, गड़साना। यानी गंगानगर से एक जिला नया बना है, गड़साना। वो भी हमें याद रखना है कि गंगानगर से कौन सा जिला बनाया गया है, तो गड़साना बनाया गया है। गड़साना की जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान से लगेगी। ओके मित्रों, कितने लगेगी वो जब आंकड़े आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा भाई कितने किलोमीटर पाकिस्तान के साथ गड़साना जिला है सीमा बनाएगा। एक बार नए आंकड़े आए नहीं है जो, एक बार हमें गंगानगर की पढ़ना है। ओके मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितने किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितने किलोमीटर है, ये पूछ रहा है। उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण यानी ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है। ये पूछ रहा है हमारे को कि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो लंबाई कितने किलोमीटर है, यानी ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यानी 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। ये हमें ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण 826 है
पूर्व से पश्चिम की पूछे तो कितनी होगी? 869 किलोमीटर होगी। यानी पूर्व से पश्चिम की पूछेगा तो 869 किलोमीटर होगी। हमारे से पूछा है कि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर है। 826 किलोमीटर हमारा आंसर है, ये भी ध्यान रखना है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी बड़ा राज्य है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान है, ये राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यानी भारत का ये 7वां सबसे बड़ा राज्य है, 7वां स्थान है राजस्थान का। तो हम बात करते हैं ये राजस्थान कब बना सबसे बड़ा राज्य भारत का? 1 नवंबर सन 1 नवंबर 2000 को जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विलय हुआ। इसका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ अलग हुआ कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। कब बना? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? यानी राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? हमारा राजस्थान है, इसके नजदीक हम देखेंगे तो सबसे नजदीक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है, गुजरात में है। और इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। बंदरगाह है। या इसका पहले क्या नाम था? कांडला बंदरगाह था। कौन सा था? कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है। यानी कहाँ है ये? ये है गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। ये में ध्यान रखना है कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, गुजरात में है। इसका पहले नाम था कांडला बंदरगाह है, गुजरात में है। ये हमें ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग कौन सा है? जैसे ये राजस्थान है तो इसमें क्या है कि उत्तर पश्चिमी, यानी ये उत्तर है और ये पश्चिमी है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? यानी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूणी नदी है। लूणी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यहाँ पर अजमेर है। यहाँ पर अजमेर की पहाड़ी, यानी अजमेर से निकलती है नाग पहाड़ी। अजमेर से निकलती है ये नाग पहाड़ी, अजमेर से निकलती है ये नदी। और कहाँ बहती है? ये अजमेर, यहाँ अजमेर में बहती है। उसके बाद पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, यानी ये 6 जिलों में बहती है। अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, इसमें 6 जिलों में बहती है। ये हमें ध्यान रखना है, 6 जिलों में बहती है। तो कौन सी नदी है? लूणी नदी है। कौन सी नदी है? लूणी नदी है। लूणी नदी है वो क्या है? इस प्रश्न में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख नदी है। यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? लूणी नदी है। ये में ध्यान रखना है मित्रों, ये में ध्यान रखना है।
ओके, तो अब हम क्या करेंगे आगे, जैसे रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, यानी लगभग 5-4 प्रश्न और हम जीके के करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। 12वां प्रश्न है राजस्थान की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। यानी 12वां प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। यानी 4 चोटियां जो सर्वाधिक ऊंचाई की है उनमें से चौथी चोटी है वो कौन सी है विद्यार्थियों, वो बतानी है। तो कौन सी है हम बात करते हैं पहले, जैसे कौन कौन सी 4 सर्वोच्च चोटियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली जैसे है गुरु शिखर, कौन सी है, गुरु शिखर, गुरु शिखर। उसके बाद में है शेर, कौन सी है, शेर। और उसके बाद में है देलवाड़ा, कौन सी है, देलवाड़ा। और उसके बाद में है जरगा, उसके बाद में है जरगा। यानी ये कह रहा है कि चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सर्वोच्च 4 चोटियां हैं, जैसे गुरु शिखर सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और शेर की ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर है। कितनी है, 1597 मीटर शेर की ऊंचाई है। और देलवाड़ा कितनी है, 1442 मीटर है। कितनी है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है विद्यार्थियों। और इसकी कितनी है, 1431 मीटर जरगा की ऊंचाई है। यानी 1431 मीटर। ये पूछ रहा है हमारे को कि राजस्थान की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो जरगा है, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। हमारा आंसर है जरगा, जरगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर है। ये हमारे को ध्यान रखना है। कितनी है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 13वां, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु कैसी है। यानी पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। यानी गुरु शिखर, ये कितनी है, गुरु शिखर ये है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। और शेर कितनी है, 1597। देलवाड़ा 1442 मीटर है। और जरगा कितनी है, 1431 मीटर है। कितनी है, 1431 मीटर है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, और 13वां प्रश्न कौन सा है कि मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु कैसी है, ये पूछ रहा है। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु है उप आर्द्र जलवायु है। कैसी है, उप आर्द्र जलवायु है। ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी है, उप आर्द्र जलवायु है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उप आर्द्र जलवायु है। यानी इसमें मिट्टी काली, लाल, भूरी, कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। यानी काली, लाल कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। काली, लाल, कंकरीली और भूरी मिट्टी, कौन सी, भूरी। यानी भूरी मिट्टी का प्रसार है इसमें। यानी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उप आर्द्र है, काली, लाल, कंकरीली और भूरी मिट्टी पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। आगे हमारा 14वां प्रश्न है, गग्गर का मैदान कौन से जिलों में विस्तृत है। यानी गग्गर नदी है आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी है सबसे। तो यह क्या है, ये राजस्थान में कहां, यानी तलवाड़ा, हनुमानगढ़, टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है ये। उसके बाद ये क्या है, हनुमानगढ़ और गंगानगर से होते हुए, गढ़साना के पास से होते हुए पाकिस्तान में फोर्ट आवास तक चली जाती है। कहां तक,
होठ आवाज तक चली जाती है। तो गगर का मैदान कौन से जिलों में विस्तृत है? तो पहले हनुमानगढ़, और गंगानगर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में विस्तृत है। गंगानगर, ये हमें ध्यान रखना है कि गगर के मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। और गगर नदी के जो साइड में क्या है, पाट होता है, जहां से नाली टूटे न, उस पाट को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। यानी गगर नदी के पाट को क्या कहते हैं? पाट को नाली कहते हैं। पाट को नाली कहा जाता है, नाली कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गगर नदी के पाट को क्या कहा जाता है? तो गगर नदी के पाट को नाली कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो गगर नदी है उसके किनारे यानी उसके बाएं किनारे कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गगर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी है? तो गगर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता पनपी है, ये हमें ध्यान रखना है मित्रों। आगे प्रश्न है, तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? यानी तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं विद्यार्थियों? ये मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ? मोहनगढ़, सूरतगढ़, पोखरण। मोहनगढ़, सूरतगढ़ और पोखरण में पाए जाते हैं। कहाँ? पोखरण में। यानी कहाँ पाए जाते हैं ये? मोहनगढ़ जैसलमेर, सूरतगढ़ गंगानगर, पोखरण जैसलमेर। यानी मोहनगढ़, सूरतगढ़ और पोखरण में कौन से स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो 15% हमारे जैसे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप चल रहा है उसके हमने आज हमारी क्लास में किए हैं। अब हम क्या करेंगे? रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है हमारा PQRS। PQRS यानी 4 आदमी हैं ये। PQRS कैरम खेल रहे हैं और PROS जोड़ीदार है। यानी PQRS यानी 4 लोग हैं, कैरम खेल रहे हैं, उसमें क्या है? PR और SQ जोड़ीदार है। यानी PR और SQ दोनों यानी चारों क्या है? आपस में जोड़ीदार है। यानी PR और SQ ये जोड़ीदार है। SR के दाईं ओर है जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। और बताइए कि Q का मुंह किस दिशा में है? तो Q का मुंह किस दिशा में है ये हमें बताना है। हमें क्या करना है कि ये तो जोड़ीदार हैं, ये क्वेश्चन में हमारे को यहाँ पर बता रहा है कि SR की दाईं ओर है। हम क्या है? कैरम खेलने का तरीका कैसे होता है? जैसे आयताकार या वर्गाकार बैठते हैं लोग, इस तरीके से कैरम खेला जाता है। ओके, तो इसमें क्या है कि ये क्या कह रहा है? SR के दाईं ओर है। S को यहाँ बैठाएंगे, S को तो कहीं बैठा सकते हैं आप, इसको S को यहाँ बैठाएंगे। एक बार हम देखते हैं यहाँ से अगर सेट बैठेगा तो सही है, नहीं तो हम और डायग्राम बनाएंगे। S यहाँ पर बिठाएंगे। ये क्या कह रहा है? S R के दाईं ओर है, तो S R के दाईं ओर है, यानी ये S है, R के दाईं ओर है। R को अगर यहाँ बिठाएंगे हम, R को, इसका ये तो होगा बायां, ये S का क्या है? R का ये तो होगा बायां हाथ और ये होगा दायां। ये क्या कह रहा है कि S R के दाईं ओर है। S है R के दाईं ओर है, यानी दाईं ओर नहीं है, S तो R के बाईं ओर है। S R के बाईं ओर है, ये तो हो नहीं सकता। S R को हम यहाँ बिठा के देखते हैं, यानी R को हम यहाँ बिठाएं तो क्या है कि अब देखते हैं B। जैसे ये क्या कह रहा है? S R के दाईं ओर है, यानी इसका ये दायां है, ये दायां है, ओके, और ये बायां है, ये इसका बायां है। अब देखते हैं कि S R के दाईं ओर है
यानी अस है जो आर के दायां साइड ये है, ये दायां साइड है, तो ये दाईं ओर है, वास्तव में बैठा है, ये सही कह रहा है कि अस आर के दाईं ओर है, अस आर के दाईं ओर है, जो कि पश्चिमी की ओर मुंह करके बैठा है। कौन? यानी पश्चिम की ओर कौन? यानी आर, यानी जो मतलब किसके लिए आता है? दूसरे के लिए आता है। जो शब्द का प्रयोग किया जाता है रीजनिंग में वो दूसरे शब्द के लिए किया जाता है। जैसे ये दूसरा है, यानी अस है और आर के दाईं ओर है। जो शब्द है ये किस लिए? अस के लिए आता है, आर के लिए, सॉरी आर के लिए आता है। यानी ये दूसरा शब्द है, इसके लिए आता है जो शब्द, यानी अस आर के दाईं ओर है। जो मतलब आर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। जो मतलब कि आर पश्चिम की ओर, आर का मतलब पश्चिम की ओर है, हाँ है, क्योंकि उत्तर दिशा ऊपर है और ये दक्षिणी दिशा है और ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो इस आर का मतलब किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। ये हमें ध्यान है कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठा है कि पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं, पी आर और एस क्यू जोड़ीदार है। अब देखें कि पी आर और एस क्यू जोड़ीदार है, यानी पी आर जोड़ीदार है, आर यहां बैठ गया तो पी आर जोड़ीदार है, तो पी यहां बिठा देंगे, एस क्यू जोड़ीदार है, एस यहां है तो क्यू यहां आ जाएगा, तो ये जोड़ीदार हो गए। मुख्य विद्यार्थियों ये आपस में जोड़ीदार हो गए। अब देखते हैं हमारे को प्रश्न यानी हमारा डायग्राम सही है या नहीं है, ये देखते हैं कि पी क्यू आर कैरम खेल रहे हैं, पी आर एस क्यू जोड़ीदार है, पी आर एस क्यू यानी ये जोड़ीदार है, तो वास्तव में ये जोड़ीदार है। अब क्या है? एस आर के दाईं ओर है, एस है जो आर के दाईं ओर है, यानी आर का मुंह इधर है, पश्चिम की ओर मुंह इधर है, इसका ये तो हो गया दायां और ये हो गया बायां। एस है जो आर के दाईं ओर है, आर के दाईं ओर बैठा है, ये इसका बायां है और ये दायां है, तो दाईं ओर बैठा है। ओके, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, यानी आर, यानी जो शब्द है आर के लिए आता है, यानी दो में पीछे यहाँ पर दूसरा शब्द आता है, इसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके मित्रों, यानी जैसे एस आर है, जैसे एस आर है, तो प्रश्न में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए जो शब्द का प्रयोग होता है, यानी जो दूसरा शब्द होता है इसके लिए, यानी जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब ये दूसरा पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, आर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। अब क्या कह रहा है कि क्यू का मुंह है किस ओर है, तो क्यू का मुंह है किस ओर है विद्यार्थियों, ये बताना है। तो क्यू का मुंह है उत्तर की ओर है, हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा की ओर है। ये ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, तो हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है हमारा कि STRAIN को NIARTS लिखा जाता है, तो STABLE को कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर देना हमारे को। ये कह रहा है कि STRAIN यानी STRAIN इसको कैसे लिखा जाता है? ये कह रहा है कि NIARTS लिखा जाता है, यानी NIARTS लिखा जाता है। तो STABLE को कैसे लिखा जाएगा? STABLE इसको कैसे लिखा जाएगा? पहले हम देखते हैं इसने ये कैसे लिखा है। इसमें क्या है, ये अक्षर है सेम ही, जैसे ये 6 अक्षर है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। इसने क्या किया, इसको उल्टा किया है। इसको क्या है, n को यहां ले आया, n को यहां ले आया, i है, इस i को यहां ले आया और a को यहां ले आया और t, ये r है, इसको यहां ले आया और t को यहां ले गया और ये s बचा है, s को यहां ले गया। इस तरीके से इसको उल्टा लिखा है, यानी STRAIN, उसके बाद इसने क्या किया, NIARTS यानी इसको उल्टा लिख दिया। इसको सीधा लिख के फिर इसको क्या है, ये उल्टा पासा है, ये यहां लिख दिया इसने,
इस तरीके से इसको लिखेंगे। लास्ट में क्या है ई, ई यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद एल है, एल यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद बी है, बी यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद ए है, ए यहाँ आ जाएगा। उसके बाद टी है तो टी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद एस है तो एस यहाँ आ जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ई एल बी ए टी एस। क्या लिखा जाएगा? ई एल बी ए टी एस लिखा जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, क्या लिखा जाएगा? ई एल बी ए टी एस लिखा जाएगा। ओके विद्यार्थियों, आगे हम करेंगे रीजनिंग के और क्वेश्चन करेंगे। 18वां प्रश्न है 1 8 27 64। 1 8 27 64, फिर ये खाली जगह है, इसके बाद में 216 है, तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा? इस रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ये बताना है। जैसे 1 8 27 64, इसमें क्या किया ये देखना है। इसका वर्ग किया है क्या? जैसे वर्ग करने पर क्या होता है, जैसे 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है। उसके बाद देखिए 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुना 4 आता है, तो वर्ग नहीं किया इसने क्या घन किया है? ये देखते हैं क्यूब, देखते हैं 1 की क्यूब, 1 की क्यूब यानी 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। उसके बाद देखते हैं 2 की क्यूब करने पर क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8, तो यहाँ 8 आ रहा है। इसके बाद 3 का और करते हैं, 3 की क्यूब यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27, कितने आगे 27, यहाँ 27 आ रहा है। उसके बाद देखते हैं 4 का करेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद क्या है 1 2 3 4, अब हम 5 का करेंगे, अब हम 5 का करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पांचा 25, 25 पांचा 125, यानी यहाँ पर 125 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 216, यानी उसके बाद 6 है, 6 का देखते हैं होता है क्या क्यूब, जैसे 6 गुना 6 गुना 6, 6 छिका 36, 36 छिका 216। ये सीरीज बनती है, इस तरीके से सीरीज बननी चाहिए। जहां शुरुआत में सीरीज बनती है उसी तरीके से सीरीज बनती हुई आगे बढ़नी चाहिए। इसी तरीके से सवाल हल किया जाता है। रीजनिंग मैथ का या तो इसमें वर्ग करता है, या इसका घन कर देता है, या इसमें प्लस माइनस कर देता है। यहाँ पर 2 खाली जगह भी छोड़ सकता है। जैसे यहाँ क्या करेगा 64 की जगह यहाँ पर भी खाली जगह दे सकता है हमारे को, उसके बाद ये अंक दे सकता है, 2 खाली जगह भी दे सकता है। लेकिन सीरीज बननी चाहिए, सीरीज सीधी बननी चाहिए। जिस तरीके से क्या है, ऐसे 1 2 3 4 खाली जगह 6 7 8, यहाँ पर क्या आ गया 5। इस तरीके से सीरीज बननी चाहिए। हर प्रश्न में सीरीज बननी चाहिए, चाहे किसी तरीके से हो, चाहे घन करके हो, चाहे वर्ग करके हो, चाहे प्लस माइनस करके हो, चाहे किसी प्रकार से हो, सीरीज अवश्य बननी चाहिए। तो वही सवाल हमारा सही होता है विद्यार्थियों। आगे हमारा प्रश्न है अगला कौन सा प्रश्न है? अगला इसी तरीके का अगला प्रश्न है हमारे पास। देखें कि 19वां प्रश्न है 1 3 5 7 9 11 13, आगे 2 खाली जगह है, उसके बाद 19 है, तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा? यानी 1 3 5 7 9 यानी 11 13, आगे 2 खाली जगह है। तो ये देखेंगे 1 के बाद क्या आया, 1 के बाद 3 आया, यानी 1 में कितने जोड़े 2 जोड़े, प्लस 2 किया, इसमें कितना किया प्लस 2 किया, 1 और 2 3, 3 में प्लस 2 किया, कितना आ गया 5 आ गया। 5 में क्या है प्लस 2 करते हैं, कितना आ गया 7 आ गया। 7 में प्लस 2 करते हैं, कितना आ गया 9 आ गया। 9 के बाद 2 प्लस करते हैं तो कितना आ गया 11। उसके बाद 11 में प्लस 2 करते हैं तो कितना आ गया 13। 13 के बाद 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे, कितने आ गए 15।
उसके बाद इसमें 2 प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा 17। 17 में 2 प्लस करते हैं तो 19। इस तरीके से सीरीज बन रही है। तो खाली जगह में कौन से अंक आए हैं, 15 और 17, ये हमारा आंसर है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। अब हमारा अगला प्रश्न है 20वां, APZ, CQY, ERX, आगे खाली जगह में क्या आएगा ये बताना है। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसे किया है, A, यहां पर A है, A के बाद देखिए इस सीरीज में इस तरीके से ये यहां कोमा लगा हुआ है। इसमें क्या है कि A के बाद इसने C आया है, यानी A के बाद एक अक्षर को छोड़ा है, इसने A को छोड़ा है, यानी एक छोड़कर उसके बाद C आ गया, यानी A उसके बाद B छोड़ दिया इसने, उसके बाद C आ गया। ओके मित्रों, इसके बाद C के बाद में क्या किया इसने, D को छोड़ दिया और E आ गया। ओके, इसी तरीके से E से क्या है, यहां से शुरू करेंगे, यानी E F को छोड़ देंगे और यहां क्या आएगा, G आ जाएगा। ओके, यानी A C E और G, यानी ये A उसके बाद C के बाद यहां से E के बाद G, यानी एक अक्षर छोड़कर इसने सीरीज बनाई है। उसके बाद P है यहाँ पर, तो P का क्या है, यहाँ Q आ गया, P के बाद Q के बाद क्या है R के बाद S आ जाएगा, R के बाद S, यानी P के बाद Q के बाद R के बाद S आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं Z Y X, यानी इधर से सीरीज बन रही है, इस X Y Z, तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा W, यानी W X Y और Z, इस तरीके से सीरीज बन रही है। ओके, यानी A के बाद C, फिर E, फिर G, उसके बाद P Q R S, उसके बाद Z, तो यहाँ इधर से आएंगे Z W X Y और Z, हमारा आंसर है। क्या आंसर आ गया, G S और W हमारा आंसर है मित्रों। इस तरीके के प्रश्न रीजनिंग मैथ के पूछे जाते हैं। अगला हिंदी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास है, यानी निम्नलिखित में कौन सा समास है, इनमें कौन सा समास है, ये सभी ऑप्शन है हमारे पास। इन सभी ऑप्शन में से हमें देखना है कि इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है और इसमें कौन सा समास है, ये हम बात करते हैं। लंबोदर यानी लंबा है उधर जिसका अर्थात श्री गणेश, ये कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, लंबा है उधर जिसका यानी श्री गणेश, यानी अन्य पद प्रदान हो जाता है, यानी ये जो शब्द है इसके बाद अन्य पद प्रदान है, यानी लंबोदर लंबा है उधर जिसका अर्थात श्री गणेश, यानी बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, यहां लिख देते हैं कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है इसके अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। करकमल यानी कर रूपी कमल यानी कर्मधारय समास, इसमें रूपी लगता है या बीच में विग्रह करते हैं तो है जो शब्द लगता है, यानी है जो लगता है या रूपी शब्द लगता है बीच में, ये जो विग्रह करते हैं उसके बीच में ये आते हैं है जो या रूपी। तो कर कमल यानी कर रूपी कमल, कर रूपी कमल यानी कर्मधारय समास है, ये भी ध्यान रखना है। कनक लता यानी कनक रूपी लता यानी कर्मधारय समास, इसी में भी कर्मधारय समास है, यानी कनक रूपी लता।
कनक रूपी लता यानी कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है, ये भी ध्यान रखना है मित्रों। माता पिता यानी माता पिता, कल हमने क्लास में बात की थी, माता पिता, बहन भाई, दाल रोटी, चाचा भतीजा, इसमें द्वंद्व समास होता है। कौन सा? यानी योजक चिन्ह लगा होता है इसमें। क्या है ये? योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है बीच में, योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह लगा है। तो ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका एक उदाहरण और लिख लेते हैं, जैसे बहन भाई यानी बीच में योजक चिन्ह होता है, बहन भाई, और चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, इस तरीके से बीच में इसके योजक चिन्ह होता है, ये योजक चिन्ह है। ये योजक चिन्ह लगा होगा तो हमारा द्वंद्व समास होगा। ओके मित्रों, अगला प्रश्न है, महर्षि में कौन सा समास है? यानी महर्षि महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि यानी कर्मधारय समास है, यानी है जो विग्रह करने पर है जो आता है, यानी कर्मधारय समास है। यानी महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि, यानी कौन सा है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास हमारा आंसर है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, दोपहर, नवरात्र, त्रिकाल, एकांकी, यानी दोपहर, नवरात्र, त्रिकाल और एकांकी में कौन सा समास है? तो हम बताएंगे दोपहर यानी दोपहर के बाद का समय, यानी दोपहर के बाद का समय, यानी दो आ रहा है अंक, यानी दोपहर के बाद का समय, यानी दो आ रहा है, यानी दोपहर के बाद का समय, यानी अंक आ रहा है। यानी कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु। ये क्या है? नवरात्र, नवरात्रियों का समूह है नवरात्र, यानी इसमें 9 आ रहा है, यानी 9, यानी नवरात्रियों का समूह है, यानी नवरात्र। ओके मित्रों, त्रिकाल यानी 3 कालों का समूह है, इसमें 3 आ रहा है, 3 कालों का समूह है, इसमें त्रिकाल में 3 अंक आ रहा है, त्रिकालों का समूह है, यानी त्रिकालों का समूह है। कौन सा है? द्विगु समास है। एकांकी यानी एकांकी का अर्थ होता है विग्रह करने पर एक अंक का नाटक, यानी इसमें 1 आ रहा है, यानी 1 अंक का नाटक, 1 यानी 1 आ रहा है तो द्विगु समास। हमारा आंसर है द्विगु समास, आंसर है। ओके मित्रों, यानी इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा समास है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, यानी अन्य पद प्रधान है, तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास होता है। कर कमल यानी कर रूपी कमल, इसमें रूपी आ रहा है बीच में, कर रूपी कमल यानी कर्मधारय समास। और कनक लता, कनक रूपी लता यानी कर्मधारय समास होता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा, चाचा ताया, इस तरीके के बीच में योजक चिन्ह होता है, बीच में ये योजक चिन्ह लगा होता है, तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। महर्षि में कौन सा समास है? महान है जो ऋषि, है जो शब्द बीच में आ रहा है, तो कौन सा है? कर्मधारय समास है। दोपहर, नवरात्र, त्रिकाल, एकांकी, इसमें अंक आ रहा है पहले, दोपहर, नवरात्र, 3, एकांकी, इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है विद्यार्थियों। अब हम आगे हिंदी की ओर सवाल करते हैं। 24वां प्रश्न है, इकट्ठा, चौखट, पंचरंगा में कौन सा समास है? यानी इकट्ठा, चौखट, पंचरंगा, इसमें कौन सा समास है? ये पूछ रहा है हमारे को, इकट्ठा, चौखट और पंचरंगा में कौन सा समास है? हमारे पास ऑप्शन है द्विगु समास या बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। कौन सा समास है?
पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, जैसे अंक आते हैं, जैसे पहले हम कोई जैसे इकट्ठा यानी एक जगह एक आ गया, चौखट यानी चार खूंटों वाली चार शब्द आ गया, पंचरंगा पांच रंगों वाला या पांच रंगों वाली पांच शब्द आ गया, पांच अंक आ गया। तो अंक आते हैं पहले, विग्रह करने पर वो द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। ये ध्यान रखना है। द्विगु समास यानी इकट्ठा यानी एक जगह स्थित, इकट्ठा एक जगह स्थित यानी एक जगह है, एक जगह है यानी एक शब्द आ गया इसमें एक जगह है। चौखट यानी चार खूंटों वाली, चार खूंटों वाली, तो इसमें क्या है चार शब्द आ गया। इसके बाद क्या है चार अंक आ गया, इसमें पंचरंगा यानी पांच रंगों का, इसमें पांच अंक आ गया। तो कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। बहुवचन समास कौन सा होता है? अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर पढ़ा हमने, लंबोदर लंबा है उधर जिसका अर्थात श्री गणेश यानी अन्य पद प्रधान होता है। जैसे चंद्रचूड़ है या अन्य और शब्द है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, वो बहुवचन समास होता है। कर्मधारय समास मतलब चरण कमल यानी चरण रूपी कमल, चरण कमल। ओके, उसमें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या है? योजक चिन्ह होता है बीच में, जैसे माता पिता है, दाल रोटी है, भाई बहन है, चाचा भतीजा, चाचा ताया, और इस तरीके से होता है। ओके मित्रों, माता पिता इस प्रकार से योजक चिन्ह होता है। इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह होता है, योजक, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आजीवन आमरण आचरण में कौन सा समास है? यानी आजीवन आमरण, आजीवन यानी जीवन रहने तक, यानी लास्ट में तक शब्द आता है, तक आता है तो अविभाव समास होता है। तक आता है तो विग्रह करने पर तक आता है। जैसे आजीवन यानी जीवन रहने तक, यानी आजीवन क्या है कि जीवन रहने तक, आजीवन जैसे जीवन रहने तक, ये तक आ गया तो अविभाव समास है। और आजीवन, आजीवन का क्या है? जैसे बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, अविभाव समास होता है। आजीवन, आजीवनो नहीं होता, आजीवन। इसे आमरण, मरण तक, आमरण यानी मरण तक, मरण तक। और आमरण का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ये भी ध्यान रखना है। आजन्म यानी जन्म रहने तक। ओके, जन्म या जन्म तक, जन्म तक, इसमें तक शब्द आता है यहाँ पर तो अविभाव समास होगा, अविभाव समास होगा। जो शब्द ये होते हैं हमारे को, इस शब्द का क्या है? बहुवचन नहीं बनता है और पहले इसमें क्या है? उपसर्ग लगे होते हैं। आजन्म, आजन्मो नहीं होता, आमरण, आमरणो नहीं होता, आजीवन, आजीवनो नहीं बनता, इसका बहुवचन नहीं बनता, अविभाव समास होता है। ये भी ध्यान रखना। विग्रह करने पर तक शब्द आता है, लास्ट में तक शब्द आता है। जैसे आजीवन यानी जीवन रहने तक, आजीवन का जीवन रहने तक, आमरण मरण तक, और जन्म आजन्म, आजन्म। इस प्रकार से हम विग्रह करते हैं पहले, तो विग्रह करने में हमारे को पता लग जाता है कि कौन सा इसमें समास है। शिशु की आगे जैसे मनोविज्ञान के प्रश्न है, यानी शारीरिक दक्षता के प्रश्न है, इसमें हम बात करते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं पीटीटी और प्री पीएचडीसी में पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। देखिए मानसिक योग्यता के प्रश्न भी हमें साथ साथ हम कर रहे हैं। जिस प्रकार के मानसिक योग्यता के प्रश्न एग्जाम में आएंगे उसी तरीके के प्रश्न मैं लेके आता हूं विद्यार्थियों। तो 26वां प्रश्न है शिशु की प्रथम पाठशाला है, यानी शिशु की पहली पाठशाला कौन सी होती है? हमारे पास ऑप्शन है विद्यालय होता है, माता पिता या परिवार या नर्सरी कक्षा। तो शिशु की प्रथम पाठशाला माता पिता होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है तो प्रथम पाठशाला कौन सी होती है?
माता पिता होते हैं। विद्यालय तो उसके बाद में, माता पिता के बाद में विद्यालय का स्थान आता है। ओके मित्रों, 27वां प्रश्न है बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी विद्यालय वातावरण में या मित्र समूह में या पास पड़ोस में या घर परिवार में। तो बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर कब बढ़ता है? तो विद्यालय वातावरण में बढ़ता है। विद्यालय का अच्छा वातावरण होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी विद्यालय में विद्यार्थी को, तो औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ेगा। ओके मित्रों, ये भी हमें ध्यान रखना है। 28वां प्रश्न है शिक्षक के किस गुण की छात्र प्रशंसा करते हैं, यानी शिक्षक में कौन सा ऐसा गुण है जिसकी छात्र है वो प्रशंसा करते हैं? तो कौन से ऑप्शन हमारे पास देखें, शारीरिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं, या मित्रतापूर्ण व्यवहार की प्रशंसा करते हैं, या प्रभावी शिक्षण की करते हैं, या छात्रों की पिटाई न करने की प्रशंसा करते हैं? विद्यार्थी क्या है कि शिक्षक के कौन सा गुण ऐसा है जिसमें छात्र प्रशंसा करते हैं? तो प्रभावी शिक्षण है, यानी प्रभावी शिक्षण होगा छात्र उसकी प्रशंसा करेंगे, यानी अच्छा शिक्षण होगा तो विद्यार्थी पढ़ने में खुश होंगे, तो विद्यार्थी क्या है शिक्षक की प्रशंसा करेंगे भी इसमें ये गुण बहुत बढ़िया है और शिक्षक हमें अच्छा पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी प्रभावी शिक्षण की प्रशंसा करेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 29वां प्रश्न है एक बड़े समूह में नेता होता है, यानी मानसिक योग्यता के प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि एक बड़ा समूह है, इसमें नेता कहाँ होता है? समूह से दूर होता है, या समूह के केंद्र में होता है, या फिर क्या है समूह में कहीं भी हो सकता है, या समूह के दूसरे छोर पर हो सकता है? तो एक बड़े समूह में नेता कहाँ होता है? समूह के केंद्र में होता है। समूह के केंद्र में नेता होगा वही नेता माना जाएगा। समूह तो बहुत बड़े लोगों का समूह होता है, लेकिन एक नेता जो केंद्र में होगा वो इन सभी को क्या है संतुष्ट करेगा, वो ही एक समूह में नेता माना जाएगा। तो वह ऑप्शन हमारा सही है मित्रों। 30वां ऑप्शन है प्रश्न हमारा उस नेता को अच्छा माना जाता है, कौन सा नेता है उसको अच्छा माना जाता है? हमारा ए ऑप्शन है समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, समूह की सेवा करे, या फिर समूह की सदैव प्रशंसा करे। तो विद्यार्थियों उस नेता को अच्छा माना जाता है, कौन सा नेता होता है उसको अच्छा माना जाता है? तो समूह के प्रेरकों को जो संतुष्ट करेगा वही एक अच्छा नेता माना जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही है, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करेगा वही एक अच्छा नेता होगा। विद्यार्थियों बने रहिए इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थियों रोजाना 6 बजे सुबह क्लास होती है, तो इस क्लास में मेरे साथ जुड़िए और अच्छी से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा विद्यार्थियों। तो अब हम कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।